नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 का चैंपियन में आज बात करेंगे नवीन पटनायक की सेहत की, जो एक सियासी मुद्दा बन गई है। पीएम ने बयान दिया जिसका पटनायक साहब ने सीधा सीधा और फौरन जवाब दे दिया। बात उनकी सेहत को लेकर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा और उसका क्या जवाब आया, उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव के आखिरी चरण में पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर जमकर वार किया है, हमला बोला है। तो ममता ने जवाब में क्या किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है कि वो उनसे बहस करें। आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये हम अपने इस स्पेशल शो में आपको दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि यूपी के 13 सीटों पर आखिरी दौर में कैसे सभी नेता अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, कैसे वो प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे पर बयान देकर हमले कर रहे हैं और पब्लिक पर उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या पब्लिक इससे वो उनके तरफ रुझान अपना पैदा कर रही है या नहीं। बात होगी कांग्रेस के उस नेता की जिनके बयान के बाद एक बार फिर से सियासी बवाल बढ़ गया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस के नेता बार बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाते हैं। क्या उनका बयान जो आता है वो देश विरोधी तो नहीं है। बात करेंगे पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा की भी। कहा जा रहा है कि नतीजों से पहले प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नवीन पटनायक से जुड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सेहत का जिक्र किया तो सियासत थोड़ी ज्यादा ही गर्मा गई। अंतिम चुनाव के अंतिम प्रचार में ओडिशा के मयूरभंज पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की तबीयत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मोदी ने इसके पीछे किसी लॉबी का हाथ होने का संदेह भी जताया है। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर दावा किया है ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन रही है और जब बीजेपी सरकार यहां बन जाएगी तो नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। नवीन पटनायक के इस वीडियो के आने के बाद बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है। हालांकि इस पर नवीन पटनायक ने भी जवाब दिया है। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. उधर अमित शाह ने दावा किया है कि 4 जून के बाद नवीन पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और साथ ही उन्होंने नवीन सरकार में नंबर पांडियन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी वीके पांडियन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, आज का बात और क्या मेडिकल रिपोर्ट चाहिए? कल तक तो मैं मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा था।
आज का बात कोई मेडिकल रिपोर्ट का जरूरत है? आज जो वीडियो निकाले, आज वीडियो तो फाइनल क्लाइमेक्स था। देखिए, मैं तो जो भी बोलता हूँ, हमारा तो नवीन बाबू से कुछ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम तो नवीन बाबू से है ही नहीं। हमारा प्रॉब्लम है पंडियन से कि भाई आप क्यों सरकार चलाते हो। नवीन बाबू के राइट हैंड कहे जाने वाले पांडियन ने दावा किया है नवीन पटनायक ही ओडिशा के अगले सीएम होंगे। 9th June itself, Bhumiputra will only take over. The one he speaks not just Odia, but lives in the hearts of people of Odisha. He will be the chief minister. On 9th June, between 11:30 to 1 p.m., the son of the soil, who lives in the hearts of 4.5 crores people of Odisha, will take over as the chief minister. अंतिम चरण में ओडिशा के 6 सीटों पर मतदान होने हैं। पिछली बार बीजेपी को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 112 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। ओडिशा के जिस मयूरभंज में पीएम मोदी आज चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे, वहीं अचानक पत्रकार की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पीएम ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और उन्हें स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की अपील की। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए। जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो उनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो, आराम से। थोड़ी जगह कर दो उनको, थोड़ी हवा मिले, ऐसा करो। प्रधानमंत्री मोदी का ये रिएक्शन बताता है कि जब वो भीड़ को संबोधित करते हैं और भाषण देते हैं तो वो सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि आसपास चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहां पर क्या हरकत व हलचल है। कई बार हमने देखा है कि वो जब वहां पर कुछ लोग बच्चे फोटो उठाते हैं उस पर भी वो रिएक्शन देते हैं। और आज आपने देखा कि कैसे एक पत्रकार की तबीयत खराब हो गई तो प्रधानमंत्री ने वहां भी अपना ध्यान दिया और बताया कि उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो ये खबर तो थी प्रधानमंत्री की। और इस वक्त आपको हम एक लाइव तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर नवीन पटनायक की है, जिसके बारे में अभी से थोड़ी देर पहले हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। ये देखिए, नवीन पटनायक भाषण यहाँ पे दे रहे हैं और असल में उनकी एक तस्वीर आई थी 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें भाषण के दरमियान उनका बायां हाथ कांपते हुए दिखाई दे रहा था और वहाँ पर पांडियन माइक पकड़े उनका भाषण करवा रहे थे। उसी के बाद से सवाल उठा था, जिस पर प्रधानमंत्री ने आज अपना रिएक्शन दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो साफ साफ कह रहे थे कि दिक्कत नवीन बाबू से नहीं बल्कि पांडियन से है कि आखिर वो क्यों सरकार चलाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री का इशारा भी आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ और किसके लिए। लेकिन ये तस्वीरें अभी की हैं जहाँ पर नवीन पटनायक जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये रैली है, ये एक रोड शो है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो सही सलामत और उनकी सेहत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस हालत में ज़रूर हैं कि जनता के बीच में खड़े होकर और वो भाषण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रचार के आखिरी चरण में पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल भी गए। वहां उन्होंने ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का गंभीर आरोप लगाया। जवाब में ममता बनर्जी ने उन्हें खुली बहस करने की चुनौती दे डाली। चुनाव के आखिरी पड़ाव में आखिरी लड़ाई के लिए पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी और ममता बनर्जी दोनों ने कमर कस ली है। आज पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में आखिरी चुनाव रैली में पीएम ने ममता और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि वोट के लिए पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी तक बदल दी गई। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है।
इसके बाद पीएम ने एक बार फिर तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी अपनी राजनीति के लिए संविधान पर हमला कर रही है। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। इधर ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें खुली बहस करने की खुली चुनौती है। क्या कहा है ममता ने, खुद सुनिए। চ্যালেঞ্জ হবে, আমি তো বারবার বলেছি, আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখন? নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয় আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়, এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন, গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে খায়েগা भी नहीं खाने दूंगा ना কি সব আগে বলেছিল, আর এখন জিজ্ঞেস করুন সব खा लिया, देश भी बेच दिया। बोले खाते खाते इतना खाया कि अब देश को भी बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेच दिया, इंसान को भी बेच दिया, सबको बेच दिया है। इसी के लिए हम लोग की क्या चाहते हैं, আমরা কি চাই, मोदी जाग शांति থাক, मोदी जाग देश থাক। ममता मोदी पर तंज भी कस रही हैं। ममता ने कहा कि अगर मोदी भगवान है तो भगवान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में पूरा दमखम लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वहां 22 रैलियां की हैं, जिसमें एक रोड शो है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार बीजेपी ने 18 पर जीत हासिल की थी। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं उत्तर प्रदेश। आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें से ज़्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। बीजेपी ने यहां अपना किला मजबूत करने के लिए जितने स्टार नेता हैं उन सबको पूरी तरह से उतार रखा है, पूरी ताकत झोंक रखी है। आज अमित शाह और योगी ने मिलकर प्रचार किया, पीओके की बात कर विपक्षी पार्टियों पर हमला किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास अब बस एक हफ्ते का ही समय रह गया है, उसी में उसे जो कुछ करना है वो कर ले। चुनाव के आखिरी चरण में भीषण गर्मी के बीच नेताओं की रैलियों का तांता लगा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी ने कई जगहों पर रैली और चुनावी सभा की। इस दौरान अमित शाह ने पीओके को लेकर कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी, इस समाजवादी पार्टी हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। अरे राहुल बाबा, हम एनडीए वाले हैं, भाजपा अपना दल वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं भाई। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और अब हम उसको प्राप्त कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में मोदी की लहर है। आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा, आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल एक हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ समझ लीजिए, गढ़ कह लीजिए तो कोई गलती नहीं होगी। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिन तस्वीरों में योगी वहां पर रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रवि किशन के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है, बार बार कई मौक़ों पे हम लोगों ने देखा है, वो चुटकी भी लेते हैं रवि किशन की और उनके समर्थन में बातें भी करते हैं। और आज उसी का मौका था गोरखपुर के लोगों से वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए
कि जब वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि योगी यहाँ से कई बार सांसद रहे, तो उनकी गैर मौजूदगी में एक बार फिर से रवि किशन को जिताकर संसद भेजें। आपके सामने तस्वीर आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ रवि किशन भी हैं, हाथ में कमल फूल जो उनकी पार्टी का निशान है, और दर्शकों से, लोगों से वो वोट की अपील करते हुए। ये योगी का गढ़ है, घर कह सकते हैं, कर्मभूमि कह सकते हैं, सब कुछ है। इसीलिए, और जिस तरह से प्रदर्शन पिछले कई सालों से वहाँ पर रहा है बीजेपी का, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि रवि किशन को यहाँ से संसद पहुँचने में कोई खासी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई खासी मशक्क़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस पर तब तक फाइनल मुहर नहीं लगेगी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 4 जून को जब आम चुनाव के नतीजे आएंगे। और सबसे पहले आपको इंडिया डेली लाइव सबसे पहले वो सबसे सटीक ये नतीजे दिखाएगा। तो ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ एक तरफ और रवि किशन दूसरे तरफ, और कुल मिलाकर बताने, जताने और कोशिश ये है कि जब लोग वोट डालने के लिए जाएं तो रवि किशन को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को जिताएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वहाँ से संसद भेजे, मतलब प्रधानमंत्री बनाए। इसी की सारी कोशिश और कवायद। तो आपके सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह भीड़ वहाँ पे थी और किस तरह का समर्थन वहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जब भी बोलते हैं तो अक्सर पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु बम का जिक्र किया था और उसको लेकर पार्टी को थोड़ा बहुत असहज कर दिया था। अब उन्होंने 62 की लड़ाई में जो हुई थी उस वक्त, उस चीन के साथ लड़ाई को कथित तौर पर बता दिया है। कांग्रेस इस बयान को लेकर पशुपेश में है। वैसे पार्टी ने ऑफिशियली इससे किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इसमें एक मौका देखा और इसी बहाने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस देश का और सेना का अपमान करने से कभी नहीं चूकती, और मणिशंकर अय्यर का ये बयान जो है ये उसी कड़ी का आप एक अगला कह सकते हैं कि सिरा या अगला एक किनारा है। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Taiwan fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, I was the newspaper, I was prominent in the politics of Cambridge Union. And so the newspapers used to make references to me as being very left-wing, as being a communist. बार बार विवादित बयान और फिर सुर्खियां बटोरना, ये फितरत बन गई है कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर की। चुनाव के आखिरी चरण में चीन को लेकर जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ये कोई साधारण बयान नहीं है। ये कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। ये तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। नहीं फंसते दिख रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। नेहरू जी भी मानते थे कि चीन ने कथित तौर पे हमला किया, इसलिए तो वायुसेना को मना कर दिया था कि चीनी सैनिकों पर अटैक नहीं करना है। ये पहला देश की जंग थी, यहां देश के प्रधानमंत्री ने वायुसेना को मना किया था कि चीनियों पर अटैक नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की वायुसेना के रिकॉर्ड्स में है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वायुसेना को निर्देश दिया था कि चीनी सैनिकों पे वायु हमला नहीं करना है, क्योंकि ये कथित तौर पे चीनियों का अटैक था। तो जो इसका जब प्रधानमंत्री कह रहा है तो मणिशंकर अय्यर की क्या औकात। उधर कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से किनारा कर लिया है। आज उन्होंने माफी मांग ली
और मणिशंकर जी कांग्रेस के न स्पोक्समैन हैं, न वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, न सांसद हैं। ये सुन तो लीजिए ना, जब उन्होंने माफी मांग ली तो फिर बात क्या रही। चारों तरफ से गिरने के बाद मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। ये जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी। मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था और कहा था कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए। चुनाव अब खत्म होने की तरफ है। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग होगी, लेकिन उस समय या फिर नतीजे आने के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे, इस बात का जवाब सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले वो आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी जाकर ध्यान लगा सकते हैं। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं पर तप किया था, लेकिन मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर जो विरोधी हैं वो अब से ही सवाल उठाने लगे। आखिरी फेज का प्रचार खत्म कर पीएम मोदी कन्याकुमारी जा सकते हैं और 1 जून तक वहीं रह सकते हैं। पीएम कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरे इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगा सकते हैं, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। विवेकानंद वहाँ मेमोरियल, रॉक मेमोरियल इसीलिए जा रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। हाँ, वहाँ को ध्यान करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे भाषण देकर, मतलब कि विवेक से कहीं मीलों मील दूर और जा रहे हैं विवेकानंद। किस लिए? विवेक होगा तो आनंद आएगा ना। जो विवेक ही नहीं है, उससे मीलों मील दूर हो तो काहे को जा रहे हो आप? बात तो करते हो आप मंगलसूत्र की, और बात तो करते हो आप जिहाद वोट की, और बात करते हो आप मुजरों की। तो ये विवेक की बातें हैं, तो दिखावे के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी चुनाव अभियान के बाद पहली बार ध्यान लगाने जा रहे हैं। 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ और 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ गुफा पहुंचे थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अब तक जहां जहां दौरे पर पहुंचे, वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली। पर्यटकों की संख्या में भी तेज इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार 30 मई को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी आखिरी रैली कर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम अगर जाते हैं तो वो समंदर किनारे से 500 मीटर भीतर मौजूद विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे और 31 मई से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक यहां तप किया था। कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। आपको यह भी बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2015 को मोदी बेलूर मठ गए थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान उसी कमरे में ध्यान लगाया था जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने साधना किया था। पीएम मोदी अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि उनके जीवन में विवेकानंद का बहुत महत्व है। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता। अगर पीएम मोदी इस यात्रा पर जाते हैं तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले ही मिशन साउथ में लगे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और उसके बाद कई बार वो तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। 2026 में विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में होने हैं और पीएम मोदी की कोशिश है कि वो अपना मिशन साउथ लगातार जारी रखें।